गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन पाहुजा लॉ एकेडमी। स्टूडेंट, ये हमारा एक डेमो वीडियो है और इस डेमो वीडियो के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा साझेदारी फर्म का कैसे निर्माण होता है और एक अवयस्क की साझेदारी फर्म में क्या स्थिति है। इस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए हम दो धाराएं पढ़ेंगे, धारा नंबर 4 और धारा नंबर 30। धारा नंबर 4 के अंतर्गत आपको भागीदारी के बारे में, भागीदार और फर्म के नाम के बारे में समझाया जाएगा। वहीं धारा नंबर 30 के अंतर्गत आपको एक अवयस्क की साझेदारी फर्म में क्या स्थिति है इसके बारे में समझाया जाएगा। धारा 4 और धारा 30 का अध्ययन करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वर्तमान में जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, यह हमारा 74 धाराओं के अंतर्गत दिया गया है। परंतु भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में आने से पहले भारतीय अनुबंध अधिनियम का ही हिस्सा हुआ करता था। भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय इसमें टोटल 266 धाराएं थी, जिसमें 1 से 75 तक हम लोगों को जनरल प्रिंसिपल के बारे में बताया जाता है। 76 से लेकर 123 में हमारे सेल्स के प्रोविज़न होते हैं। 124 से लेकर के 238 तक हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के नियम हैं और 239 से लेके 266 में पार्टनरशिप के प्रोविज़न है। लेकिन यह स्थिति तब थी जिस समय यह हमारा अनुबंध अधिनियम आया था 1872 की। अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो वर्तमान स्थिति में अनुबंध अधिनियम में 1 से 75 और 124 से 238 तक की धाराएं हैं। 76 से 123 अब यहाँ पे उपलब्ध नहीं है और 239 से 266 जिसमें पार्टनरशिप के प्रोविज़न थे ये भी यहाँ पर अब उपलब्ध नहीं है। 239 से 266 की जो धाराएं थी अब जो हमारी भारतीय अनुबंध अधिनियम का हिस्सा नहीं रही हैं, ये अब हमारे लिए एक स्पेशल हमारे पास क्या आ चुका, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो हमारे पास इसके लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है जो कि हमारी 74 धाराओं में है। ये टॉपिक मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि साझेदारी अधिनियम 1932 में आने से पहले क्या भारतीय अनुबंध अधिनियम का ही भाग था, तो आंसर है यस। तो साझेदारी अधिनियम 1932 में आने से पहले भारतीय अनुबंध अधिनियम के अध्याय 11 की धारा 239 से 266 के अंदर ही दिया गया था। चलिए बात करते हैं साझेदारी फर्म का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे धारा नंबर 4। धारा नंबर 4 अगर हम देखते हैं तो धारा 4 का जो पैराग्राफ नंबर 1 है उसके अंतर्गत साझेदारी के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक तत्वों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से ऐसे आवश्यक तत्व हैं जो साझेदारी के निर्माण के लिए आवश्यक है। पहला, साझेदारी भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी कारोबार के लाभों में अंश पाने का क्या किया है, करार किया है, जो उनके सबके द्वारा या उनमें से किन्हीं के द्वारा सबकी ओर से किया जा सकता है। इस परिभाषा को पढ़ने के बाद हम साझेदारी के कौन कौन से आवश्यक तत्व निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से हमारे आवश्यक तत्व निकलेंगे साझेदारी के। साझेदारी के लिए हमें कौन कौन से आवश्यक तत्व चाहिए। पहला, करार। दूसरा, व्यक्ति, पर्सन। तीसरा, कारोबार। फोर्थ, कारोबार से जो हमारे लाभ आ रहे हैं उन लाभों का बंटवारा। और पांचवा, आपसी संबंध या जिसे हम म्यूचुअल एजेंसी कह के भी बुला सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको साझेदारी के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है, 5 आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। साझेदारी का निर्माण करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि हम क्यों साझेदारी अधिनियम 1932 पढ़ रहे हैं ये भी आप समझ लो। और इस धारा 4 को समझने से पहले भी आप एक बात ज़रूर समझ लो। देखो स्टूडेंट, इंसान को लाइफ में क्या करने की ज़रूरत होती है। इंसान को लाइफ में जो उसकी शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है उसकी रोटी से। इसके लिए एक मैस्लो ने, अब्राहम मास्लो, ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था
एक थ्योरी दी थी। इन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि इंसान की जो ज़िंदगी की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, रोटी से होती है। और इस रोटी के बाद उसको अपनी सिक्योरिटी, ठीक है, उसके बाद उसको अपनी स्टेटस, इसके बाद उसको अपना समाज में स्टेटस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, लव हो गया, इन सब चीज़ों की उसे ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इसे पूरा क्रम के साथ पढ़ें तो ये थ्योरी कुछ इस तरीके से थी और इस तरीके से अब्राहम मास्लो ने दी थी पिरामिड के फॉर्म में। इसमें सबसे पहले उन्होंने जो बात की थी, बिल्कुल क्रम से अगर हम समझे तो पहले उन्होंने हमें दी थी सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, फूड और शेल्टर की बात की। दूसरे लेवल पे उन्होंने बात की थी सेफ्टी की। तीसरे लेवल पे उन्होंने बात करी थी बिलोंगिंगनेस की, यानी आपस में एक लव, यानी कि हमें अपने रिश्तेदार नातेदार चाहिए। फिर इसके बाद उन्होंने बात करी थी स्टेटस की और लास्ट उन्होंने बात की थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। यानी कहने का मतलब है हमारी ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है और जब हम मरते हैं वो हम लोग यहाँ पर चलते रहते हैं, जिस पे इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। नाउ हमें सबसे पहले रोटी चाहिए होता है, फिर हमें अपनी लाइफ की सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी अच्छी लगती है, फिर हमें चाहिए होता है समाज में अपने रिश्ते नातेदार, फिर हमें समाज में अपना एक रुतबा चाहिए होता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कहता है इंसान की इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं है। इस रोटी के लिए ही कुछ लोग जॉब करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं और कुछ लोग अपना क्या करते हैं, प्रोफेशन करते हैं। ठीक है, जैसे आपके एडवोकेट हो गए, CA CS हो गए। बिजनेस भी तरह तरह के हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग कंपनी बना के करते हैं और कुछ लोग पार्टनरशिप बना के करते हैं, कुछ लोग LLP बना के करते हैं आदि। तो यानी कि आपने यहाँ पे देखा कुछ लोग यानी कि पार्टनरशिप बना करके क्या करते हैं, कारोबार करते हैं। तो पहली बात, पार्टनरशिप बना के जो कारोबार करते हैं उस पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ये अधिनियम है। दूसरा, यहीं पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप बनाई कैसे जाए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, पार्टनरशिप के लिए हमें कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। पार्टनरशिप के लिए हमें 5 आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। इसमें पहला हमारा आवश्यक तत्व जो रहता है वो कौन सा रहेगा, करार। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। पहला, करार। करार के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव की क्या होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। प्रस्ताव देने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, व्यक्तियों की। ये जो व्यक्ति होने चाहिए, ये हमारा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा नंबर जो 10 है वो कहती है कि ये जो व्यक्ति हो ये कैसे होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए। जिसके बारे में धारा 11 में अगर हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि सक्षम कौन होते हैं, सक्षम होते हैं वयस्क, स्वस्थ मस्तिष्क। ठीक है, तो यानी साझेदारी का निर्माण करने के लिए कौन से व्यक्ति हमें चाहिए, वयस्क व्यक्ति हमें चाहिए होते हैं। तो यानी जो प्रस्ताव दे रहा है वो X है और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल। और जो स्वीकृति दे रहा है, ठीक है, वो भी कौन होना चाहिए, वयस्क है, उसकी आयु कितनी है, 30 साल की आयु है। X ने Y को क्या दिया, प्रस्ताव दिया कि भाई मैं एक कारोबार करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब क्या तुम उस कारोबार में मेरा साझेदार बनोगे। ठीक है, Y को अगर X का प्रस्ताव समझ में आता है तो Y उसकी स्वीकृति दे देता है और इस तरीके से एक करार का जन्म हो जाता है 2 व्यक्तियों के मध्य में। और ये जो 2 व्यक्ति हैं ये हमारे कौन से, वयस्क होने चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो व्यक्ति होते हैं वो कृत्रिम भी यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन है, कंपनी। ठीक है, क्या 2 कंपनियां मिलके भी आपस में साझेदारी कर सकती हैं, उत्तर है यस। जब 2 कंपनियां मिलके आपस में साझेदारी करती हैं तो वो कहलाता है ज्वाइंट वेंचर। जैसे मारुति और सुजुकी, मारुति भारत की है, सुजुकी जापान की है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने यहाँ पे देखा साझेदारी का जन्म किससे होता है, करार से। करार के अंदर प्रस्ताव और स्वीकृति, करार की शुरुआत किससे होती है, प्रस्ताव से, स्वीकृति से। करार करने के लिए हमें व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। व्यक्ति हमारे कृत्रिम भी हो सकते हैं, व्यक्ति हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं। धारा 10 कहती है कि जो भी हमारे व्यक्ति हों, यानी कि वो कैसे होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क होने चाहिए साझेदारी के निर्माण के लिए। ठीक है, धारा 11 में डिफाइन किया गया, ध्यान रखना धारा 10 केवल सक्षम बोलती है और उसको डिफाइन कहाँ पे किया गया है, धारा 11 में किया है, भारतीय अनुबंध अधिनियम में।
नाउ साझेदारी का निर्माण हो गया। अगर मैं एक सवाल पूछूं यहीं पे आपका, अगर हम y की आयु बना दे 16 साल की और x की आयु बना दे 25 साल की, क्या साझेदारी बन सकती है? उत्तर है नो, क्योंकि एक अवयस्क को अवयस्क के साथ जो ठहराव किए जाते हैं वो शून्य होते हैं। यह बात हमने मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के केस में पढ़ी थी। 1930 में प्रिवी काउंसिल का फैसला आया था। तो अवयस्क के साथ आप साझेदारी का अगर ठहराव करते हो तो साझेदारी हमारी कैसी मानी जाएगी? वो साझेदारी हमारी वैध नहीं मानी जाएगी। लेकिन जब अगर साझेदारी बन जाती है, सपोज x और y, अगर हम y को वापस यहाँ पे 30 साल का कर दें, x और y के बीच में जब साझेदारी बन जाती है, साझेदारी का निर्माण होने के बाद हम एक अवयस्क को धारा नंबर 30 की उपधारा 1 के तहत साझेदारी अधिनियम के लाभों के लिए सम्मिलित कर सकते हैं। क्यों हम उसे लाभों के लिए सम्मिलित करते हैं, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। चलिए वापस आते हैं टॉपिक में। तो साझेदारी के निर्माण के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ रही है? करार की, व्यक्तियों की। करार, एक बात और याद रखना, खाली प्रस्ताव और स्वीकृति इतना ही नहीं, करार के अंतर्गत भारतीय अनुबंध अधिनियम के धारा नंबर 10 के सभी आवश्यक तत्व भी होने चाहिए। अर्थात ये करार में स्वतंत्र सहमति भी होनी चाहिए। क्लियर? करार जो हो उसका उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए। तो यानी कि जो धारा 10 के आवश्यक तत्व थे भारतीय अनुबंध अधिनियम के, वो भी यहाँ पे होने चाहिए। अगर करार के अंदर सभी आवश्यक तत्व आ जाते हैं तो ये हमारा अनुबंध बन जाता है। और साझेदारी अधिनियम की धारा नंबर जब हम 5 करते हैं तो धारा नंबर 5 के अंदर हमें साफ साफ पता चल जाता है कि साझेदारी का जो जन्म होता है वो संविदा से होता है। इसी वजह से धारा नंबर 5 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? संविदा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। पर स्टूडेंट, हम सब जानते हैं संविदा बनाने से पहले जब हम इसी संविदा की बात करते हैं 2H में, भारतीय अनुबंध अधिनियम में, तो संविदा बनाने के लिए हमें 2 आवश्यक तत्वों की जरूरत पड़ती है, ठहराव और ठहराव कानून द्वारा प्रवर्तन। यानी बिना ठहराव के संविदा नहीं बन सकती, पर ठहराव में भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 10 के आवश्यक तत्व भी होने चाहिए। इसी वजह से भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 5 में संविदा वर्ड का जन्म दिया है कि साझेदारी का जो जन्म होता है वो किससे उद्भूत होती है? संविदा से होती है। चलिए, अब ये जो आप साझेदारी बना रहे हैं इसके लिए क्या होना चाहिए? कारोबार होना भी चाहिए। कारोबार की अगर हम बात करें तो साझेदारी के जो कारोबार की परिभाषा है वो धारा 2B के अंतर्गत सम्मिलित रूप से है। किन किन चीज़ों को वो कारोबार के अंतर्गत सम्मिलित करती है? अगर हम धारा 2B की बात करें तो यानी कि ये हमारी धारा 2B आ गया। कारोबार के अंतर्गत, साझेदारी के कारोबार के अंतर्गत व्यापार, उपजीविका और वृत्ति, ये तीनों चीज़ें आती हैं। व्यापार माने आपका यानी कि व्यापार, उपजीविका और वृत्ति, ट्रेड, कॉमर्स और प्रोफेशन, ये तीनों आता है। कहने का मतलब है 2 ट्रेडमैन यानी कि 2 व्यापारी आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं, या एक व्यापारी एक प्रोफेशनल के साथ, एक एडवोकेट के साथ भी पार्टनरशिप कर सकता है। किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है कि 2 व्यापारी ही साझेदारी कर सकते हैं। एक व्यापारी और एक प्रोफेशन करने वाला व्यक्ति साझेदारी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। तो साझेदारी के कारोबार के अंतर्गत व्यापार, उपजीविका और वृत्ति सम्मिलित की गई है। पर एक बात याद रखना, यहाँ पे हर वो व्यापार या उपजीविका या वृत्ति होगी जो लॉफुल होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कारोबार के बाद लाभ, साझेदारी के कारोबार से जो लाभ आते हैं वो जो लाभ हैं वो लाभ सामान्य नियम कहता है सभी साझेदारों के बीच में बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। और अगर आपने किसी प्रकार का कोई ठहराव कर रखा है तो उसी ठहराव के अंतर्गत उसी अनुपात में बांट दिए जाते हैं। साझेदारी के अंतर्गत लाभों का अगर लाभ अर्जित होते हैं तो उसका बांटना अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर फर्म में, साझेदारी फर्म में 3 साझेदार हैं, X, Y और Z। X कहता है सारा लाभ मैं रख लूँगा, Y और Z तुम्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो यह साझेदारी वैध साझेदारी नहीं है। परंतु स्टूडेंट यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना, वो याद रखना, साझेदारी में लाभों का बांटना अनिवार्य है परंतु हानि का, लॉस का बांटना अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। X, Y, Z तीनों जो साझेदार थे 10 साल से फर्म चला रहे थे। 10 साल में पूरा युग में परिवर्तन हो गया। इनके पास इनकी जो फर्म थी घाटे में जाने लगी। इन्हें 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी नई मशीनें खरीदने के लिए। ठीक है, जिस चीज़ का इनका कारोबार था उनसे संबंधित नई मशीनें खरीदने के लिए।
अब वो 50 लाख रुपए लेने के लिए ये बैंक के पास जाते हैं, पर बैंक उनसे अपने 50 लाख के लोन की सुरक्षा के लिए गिरवी रखने के लिए, बंधक रखने के लिए संपत्ति मांगते हैं। गिरवी वर्ड यूज होता है चल के लिए, बंधक यूज होता है अचल के लिए, लेकिन इनके पास गिरवी और बंधक रखने के लिए चल और अचल संपत्ति ना होने के कारण बैंक ने इन्हें लोन 50 लाख का नहीं दिया। तब एक्स अपने एक मित्र के पास जाता है, मोहन के पास, और मोहन उसका एक बहुत ही अच्छा मित्र है। मोहन ने एक्स को 50 लाख रुपए दिए, पर मोहन ने कहा मैं भी तुम्हारे फर्म में साझेदार बनूंगा, परंतु मैं हानि में नहीं रहूंगा, केवल लाभों में रहूंगा। उपरोक्त दशा में आप सब मुझे बताइए, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बताइए कि हमें वर्तमान स्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए। बुद्धिमत्ता इसी को कहती है कि एक्स को मोहन की बात मान लेनी चाहिए, और इस प्रकार से मोहन फर्म में क्या बन गया, साझेदार बन गया, पर केवल लाभों के लिए, हानि के लिए नहीं। इस उदाहरण से हम यह बात अपनी स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई साझेदारी फर्म के अंतर्गत लाभों का बांटना तो अनिवार्य होता है, पर हानि का बांटना अनिवार्य नहीं है। हमने किस साझेदार को सम्मिलित कर लिया फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से, केवल लाभों के लिए साझेदार को। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपस में हम बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी की। अगर हम जब म्यूचुअल एजेंसी की बात करते हैं तो म्यूचुअल एजेंसी के अंदर हम क्या कहते हैं, सभी साझेदार कारोबार कर सकते हैं या उनके बिहाफ पर कोई एक भी कर सकता है। क्या लिखा है, ये लाइन पढ़ो, ये लाइन हम म्यूचुअल एजेंसी के लिए पढ़ रहे हैं। उन सबके द्वारा, उन सबके द्वारा हमारी फर्म में अभी हमने कितने साझेदार दिए थे, लाभों के लिए, सॉरी हाँ लाभों के लिए साझेदार, मोहन को हटा दो एक बार, वो हमने उदाहरण के लिए पढ़ा था। एक्स, वाई और जेड, हमारी फर्म में 3 साझेदार हमने ले रखे, तो उन सबके द्वारा यानी एक्स, वाई, जेड के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा यानी एक्स के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उस कार्य को मानने के लिए फर्म के सभी साझेदार बाध्य हैं। साझेदारी फर्म में साझेदार प्रधान भी होता है और एजेंट भी होता है। जब साझेदार अपने अधिकारों में रहते हुए, अपनी अधिकारों का मतलब यानी अथॉरिटी में रहते हुए, ठीक है ना, फर्म के नाम से फर्म के लिए जो भी कार्य करता है उसे सभी साझेदार मानने के लिए बाध्य हैं। अगर नहीं मानते हैं तो इसका मतलब उनके बीच में साझेदारी नहीं है। तो स्टूडेंट वापस से मैं अपनी लाइन को दोहरा रही हूँ, साझेदारी फर्म का अगर कोई भी साझेदार अपनी अथॉरिटी में रहते हुए, वो अथॉरिटी उसकी स्पष्ट और गर्भित दोनों प्रकार की हो सकती है, जिसके लिए आप धारा 19 को देख लीजिएगा, ठीक है ना। नाउ साझेदारी फर्म में साझेदार अपनी अथॉरिटी में रहते हुए, ठीक है, फर्म के नाम से फर्म का जिस चीज़ का बिजनेस है उसके लिए जो भी कार्य करता है उसे अन्य साझेदार मानने के लिए बाध्य है, अन्यथा उनके बीच में साझेदारी नहीं। तो साझेदारी फर्म का कारोबार सभी के द्वारा चलाया जा सकता है या उनमें से किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है, और सभी आपस में एक दूसरे को बाध्य कर सकते हैं, परंतु केवल तभी, फिर दोहरा रहे हैं, जब साझेदार कार्य किस में रहते हुए करें, अथॉरिटी में रहते हुए करें, स्पष्ट या गर्भित, जिसके लिए आप धारा 19 को जाकर के एक बार पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। साथ में आपको फर्म के नाम से कार्य होना चाहिए, साथ में आपको ध्यान में रखना जिस चीज़ का फर्म का कारोबार है उससे संबंधित कार्य होना चाहिए, तभी आपस में बाध्यता, अन्यथा नहीं। इस एजेंसी वर्ड के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हमारा एक केस लॉ भी है, कॉक्स बनाम हिकमैन का एक महत्वपूर्ण केस लॉ भी आपका होता है। तो अगर हम बात करें तो आपने देखा साझेदारी का निर्माण हमने संक्षिप्त में आपको यहाँ पे समझाया है, पर आप ये समझ गए होंगे कि साझेदारी का निर्माण किस प्रकार से होता है और हमें साझेदारी का निर्माण क्यों करना पड़ता है, और जिनकी साझेदारी है उनको रूल्स एंड रेगुलेट के लिए हमारा ये अधिनियम है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे समझी। मैंने जब अपना टॉपिक शुरू करा था तो मैंने टॉपिक शुरू करते समय ये कहा था कि हम ये समझेंगे आज के इस टॉपिक में साझेदारी फर्म का निर्माण कैसे होता है और एक अवयस्क की साझेदारी फर्म में क्या स्थिति होती है। तो हमने यहाँ पे समझ लिया साझेदारी फर्म का निर्माण कैसे होता है धारा 4 का अध्ययन करते हुए। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में, ठीक है, चलिए एक सवाल करते हुए चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए साझेदारी फर्म के इन 5 आवश्यक तत्वों में से सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है, कंक्लूसिव एविडेंस क्या है, निचोड़ क्या है, मुख्य रूप से जरूरी क्या है, तो आप टिक लगाना म्यूचुअल एजेंसी पे, ठीक है। चाहिए तो हमें 5 तत्व, पर ऐसा कौन सा तत्व है जो साझेदारी का सबसे आवश्यक तत्व है, वो है म्यूचुअल एजेंसी, जिसके बिना साझेदारी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी, क्या वर्ड यूज करा मैंने, प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी,
साझेदारी का उद्देश्य क्या है, तो आप लिखना लाभों का बंटवारा। अगर कोई भी साझेदारी फर्म में आता है तो लाभों के बंटवारे के लिए आता है, पर लाभों के बंटवारे के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि केवल लाभों के बंटवारे के आधार पर कि आपकी फर्म में साझेदारी है। हम मानते हैं लाभों का बंटवारा भी एक आवश्यक तत्व है, परंतु केवल लाभों के बंटवारे के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि आपके फर्म में साझेदारी है। इसके लिए हम धारा 6 को देख सकते हैं। इस धारा 6 के अंतर्गत 2 स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण 1, स्पष्टीकरण 2। जैसे कि अगर यहाँ पे हम स्पष्टीकरण 1 की बात करें तो यहाँ पे ज्वाइंट ओनर की बात की गई है, ठीक है। इसके लिए हमारा केस लॉ है गोविंद नायर बनाम मागा का। गोविंद नायर बनाम मागा के इस केस लॉ के अंतर्गत इन लोगों ने कारोबार नहीं किया था, इन्होंने निवेश करा था एक चाय की दुकान में, और चाय की दुकान पे खरीद करके उन्होंने उसको किराए पे दे दिया था। जो किराया आया उन्होंने आपस में बांट लिया। तो यहाँ पे किराया बांटना है, ठीक है, वो उनके लिए लाभ हुआ, लेकिन यहाँ पे ये साझेदार नहीं, क्योंकि ये इनका कारोबार नहीं था। साझेदारी के लिए 5 आवश्यक तत्व होने चाहिए। तो धारा 6 का स्पष्टीकरण 1 गोविंद नायर बनाम मागा के केस लॉ का रेफरेंस लेते हुए मैं समझा रही हूँ कि अगर जब 2 लोग हैं, 2 लोगों ने मिल करके कोई निवेश करा है, कारोबार नहीं, और उस निवेश से अगर कोई आय अर्जित होती है, सपोज किराए की आय, और उसको बंटवारा कर लिया है, तो वो उनके लिए लाभ है, पर वो साझेदार नहीं। इसी प्रकार से स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं ए, बी, सी और डी के लिए, तो यहाँ पर अगर एक महाजन ने, मनी लेंडर ने पैसा उधार दिया है एक कारोबार करने वाले को, और महाजन ने कहा है कि मैं 10 लाख के अलावा जो तुम्हें उधार दे रहा हूँ वो तो मैं वापस लूँगा ही लूँगा, पर साथ में तुम्हारे कारोबार में जो तुम्हें लाभ होगा उसमें से मैं 5% लाभ भी लूँगा। तो यहाँ पे ये साझेदारी का निर्माण नहीं है। इन एग्जाम्पल्स को बताने के पीछे मेरा पर्पस ये था कि लाभों के आधार पर केवल साझेदारी का निर्माण नहीं होता, साझेदारी के निर्माण के लिए 5 आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है म्यूचुअल एजेंसी का, ठीक है ना। तो ये जब हम धारा 6 का स्पष्टीकरण 1, स्पष्टीकरण 2 पढ़ते हैं तो इनसे हमें समझ में आ जाता है कि केवल लाभों के आधार पर साझेदारी का निर्माण नहीं होता। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बी के लिए, अभिकर्ता के लिए, एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स एक नौकर था, वो रेलवे के अंदर काम करता था और वहाँ पर उसकी क्या थी, तनख्वाह फिक्स थी, ठीक है ना। पर उसने क्या कहा, वो नौकरी छोड़ के जाने लगा, तो उसने मालिक को कहा कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ 5,000 रुपये नौकरी के अलावा जो तुम्हें तुम्हारे कारोबार से लाभ हो रहा है, ठीक है ना, उसमें से 2% का हिस्सा भी लूँगा, ठीक है। जो मालिक का कार्य था वो कुछ इस प्रकार का था, वो जो क्या काम करवाता था, मालिक रेलवे में सामान लदवाने और उतरवाने का काम करवाता था, ये काम था, ठीक है ना। नाउ अब गिवन सिचुएशन में अगर मालिक उसे अपने लाभों में से 2% देता है तो क्या नौकर और मालिक के बीच में साझेदारी हो गई? नहीं। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने समझ लिया कि साझेदारी का निर्माण कैसे होता है, कितने आवश्यक तत्व होते हैं, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये बातें हमें समझ में आई। स्टूडेंट, अगर हम साझेदारी का पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि साझेदार कौन कहलाता है। तो वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है वही क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। और सामूहिक रूप से यानी कि XYZ ने सामूहिक रूप से वो क्या कहलाएगी, फर्म। XYZ क्या कहला रहे, भागीदार। और यहाँ पे जब वो तीनों लोगों ने मिल करके क्या बना लिए, फर्म, तो क्या कहलाएगी सामूहिक रूप से फर्म। और उस फर्म का हमें क्या दे देते हैं, नाम भी देना चाहिए। और उस फर्म का जो हम नाम देते हैं, जिसके नाम से वो कारोबार चलाया जाता है, वो फर्म का नाम कहलाता है। फर्म का नाम निश्चित करते वक्त ये बात ध्यान में रखना, कभी भी उसके आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि साझेदारी के अंतर्गत साझेदारों का जो दायित्व होता है वो कैसा होता है, असीमित होता है। लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कंपनी के अंतर्गत करते हैं। कंपनी के अंतर्गत जो दायित्व होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट, सीमित होते हैं। साथ में एक बात और याद रखना, जब हम साझेदारी अधिनियम पढ़ रहे हैं तो उसकी धारा 58 का कौन सा वाला क्लॉज देख करके आना, 58 का 3rd, फर्म का नाम लिखते समय निम्नलिखित शब्दों का भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। फर्म का नाम लिखते समय कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल।
आदि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो राज्य सरकार की लिखित सहमति से ऐसा कर सकते हैं। हम इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? उदाहरण के तौर पे जो साझेदारी अधिनियम है, अंग्रेजी साझेदारी अधिनियम से लिया गया है, और आज भी वहाँ पर बात करें तो क्वीन एलिजाबेथ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो यूज़ करते हैं, तो सरकार को संबोधित करते हैं, इसलिए इन नामों का साझेदारी फर्म के नाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर इन नामों का इस्तेमाल करना है तो राज्य सरकार की लिखित अनुमति से ही किया जा सकता है, लिखित अनुमति लेके ही किया जा सकता है। ठीक है, यह पाबंदी केवल साझेदारी पर है, कंपनी पे, सोल प्रोप्राइटरशिप पे इस प्रकार की कोई पाबंदियां नहीं हैं। ठीक है, चलिए, मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम साझेदारी फर्म का निर्माण कर लेते हैं तो मैंने आपको एक बात और बताई थी, उसमें अवयस्क की क्या स्थिति है। अवयस्क की स्थिति को समझने के लिए हम समझेंगे धारा नंबर 30। धारा 30 यहाँ पे अवयस्क को हमने अप्राप्तवयों को भी बोला है, तो अप्राप्तवयों को भागीदारी के फायदे में सम्मिलित करना, कौन सी धारा? 30(1). चलिए समझते हैं। सवाल है, क्या एक अवयस्क को साझेदारी फर्म में सम्मिलित किया जा सकता है? तो सुनो, इसके लिए हम अध्ययन करेंगे धारा 30 का, जो टोटल कितनी उपधाराओं में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमें अपने टॉपिक के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही हम यहाँ पे बात करते हैं। अभी एक अवयस्क कौन होता है? भारतीय वयस्कता अधिनियम धारा 3 के तहत एक अवयस्क वो है जिसने अपनी आयु के अभी 18 वर्ष पूरे नहीं किए। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के केस के मुताबिक अवयस्क के साथ किए गए ठहराव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अवयस्क ने अभी अपनी आयु के 18 साल पूरे नहीं किए हैं और वो अभी दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, उसका शोषण ना हो सके, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ आया। क्लियर? तो सवाल आया, तो यही बात साझेदारी नियम पे भी आज तक चलते हुए आ रही है, परंतु साझेदार को हम लोग लाभों के लिए फर्म में शामिल कर सकते हैं। साझेदारी फर्म में एक साझेदार फुल फ्लेज पार्टनर नहीं हो सकता है, यानी उसके दायित्व असीमित नहीं हो सकते जैसे कि वयस्क साझेदारों के होते हैं, केवल उसे लाभों के लिए सम्मिलित कर सकते हैं। हम बात करते हैं धारा नंबर 30 की 1 की, तो यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं? अपनी फर्म में शामिल कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं सभी साझेदारों की, उस समय के सभी साझेदारों की सहमति से। आपके मन में सवाल आएगा कि मैम हम उसे लाभों के लिए क्यों सम्मिलित करें जब उसके दायित्व असीमित है ही नहीं। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स है, उसका बेटा है, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है पर वो अभी माइनर एज में है, तो हमें बिजनेस करने के लिए दिमाग की भी तो ज़रूरत पड़ती है, खाली पैसा ही नहीं चाहिए होता। उस पैसे को कैसे उपयोग करें, किस दिशा में उपयोग करें, हमें स्ट्रेटजीज़ का निर्माण करना होता है। हो सकता है हमें किसी माइनर बच्चे के ब्रेन से भी कुछ इस तरीके की बातें मिल जाएं। ठीक है, या एक्स मर गया, वाई और जेड है, उसके माइनर बेटे को एक सिंपैथी के भाव में हमने उसे फर्म में ले लिया, तमाम बातें ऐसी होती हैं। तो चलो, तो हम धारा नंबर 30 की उपधारा 1 के तहत अगर हम पढ़ें, अध्ययन करें, तो वह व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार, उस विधि यानी भारतीय वयस्कता अधिनियम धारा 3 के अनुसार अभी उसने 18 साल पूरे नहीं किए, उससे कम के हैं, वो फर्म में भागीदार नहीं बन सकता है, किंतु सभी साझेदारों की सहमति से उसे फर्म में शामिल किया जा सकता है। अब अगर हमने उसे फर्म में सम्मिलित किया है तो भाई धारा नंबर 30 के 2 में हम उसके क्या पढ़ेंगे? अधिकार पढ़ेंगे। जब हम किसी साझेदार को फर्म में शामिल करते हैं, माइनर को शामिल किया है, सॉरी माइनर को, अवयस्क को लाभों के लिए शामिल किया है। यहाँ पे हम एक नाम भी देते हैं, एक्स वाई और जेड, ये 3 लोग पार्टनर थे फर्म में। माइनर का नाम दे देते हैं हम लोग सोहन। ठीक है, और ये जिस दिन फर्म में आया उस दिन उसकी कितने साल था कि आयु थी? 17 साल, और 1 जनवरी 2024 को आया था फर्म में। अब फर्म जो है ये हमारी पुरानी है, 2023 की। क्लियर? नाउ 1 जनवरी 2024 को आया और इसी दिन इसका जन्मदिन भी है, ये भी ध्यान में रखना, कोई कारण होगा आगे समझेंगे। अब बात करते हैं
जब एक माइनर को फर्म में शामिल कर लिया तो उसके कुछ अधिकार भी और उसके कुछ कर्तव्य। धारा 30 की 2 और 30 के 4 ये माइनर के अधिकारों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नाउ क्या अधिकार है? पहला अधिकार इसका धारा 30 की उपधारा 2 के अंदर अगर हम बात करें तो एक माइनर को क्या दिया जाता है? लाभों में और संपत्ति में हिस्सा दिया जा सकता है। हम यहाँ पे अपने यहाँ माइनर को केवल लाभों में हिस्सा दे रहे हैं, संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे। कितना हिस्सा मिलेगा लाभों में? जितना सभी साझेदार एग्रीड है। तो कुल सब प्रॉफिट का हम यहाँ पे माइनर को कितना हिस्सा दे रहे हैं? 5% का देंगे। संपत्ति में हम किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, और अधिकार की बात करें तो यहाँ पे देखो, तो फर्म की संपत्ति और लाभों में हिस्सा दे सकते हैं, यही बताया था। तो हमने केवल लाभों में दिया है 5% का। साथ ही साथ और क्या क्या अधिकार है? वो फर्म के अकाउंट्स को चेक कर सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है और नकल कर सकता है, यानी कॉपी ले सकता है, लेकिन सीक्रेट के लिए नहीं। ऐसा इसलिए ताकि मान लो वो अभी दिमाग से यानी कि इतना मैच्योर नहीं है, हो सकता है कोई गुप्त बात बाहर लीक कर दे, सीक्रेट। नौ, धारा 30 के 2 के अलावा तो ये आपने क्या देखे? संपत्ति और लाभ के अधिकार, लेखाओं को, अकाउंट्स को चेक करना, उनका निरीक्षण और नकल का भी उसका क्या है? अधिकार। धारा 30 की 4 के अंतर्गत हम लोग बात करें तो अगर एक माइनर को, अगर उसका हिस्सा जो संपत्ति और लाभों में हमने निश्चित करा था, अगर वो नहीं मिलता है तो वो फर्म से अपना संबंध विच्छेद करके, ये प्रीलिम्स में आता है, संबंध विच्छेद करके अपना हिस्सा मांग सकता है। और जब एक माइनर अपना हिस्सा मांगता है तो याद रखना उसका धारा 48 के अकॉर्डिंग विभाजन किया जाएगा, 48 को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो अभी हमने बात करी अधिकारों की। अब अगर हम बात करते हैं माइनर के कर्तव्य के, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो यहाँ पे हम माइनर की ड्यूटीज, उसके क्या कर्तव्य हैं, इसकी बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक माइनर, अगर एक माइनर जो होता है केवल उसका जो फर्म में अंश है, संपत्ति में और लाभों में, केवल वही दायी होता है, व्यक्तिगत रूप से वो दायी नहीं होता है। जबकि जो वयस्क साझेदार होते हैं, जब हम धारा 48 पूरी पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये भी समझ में आती है, अगर फर्म घाटे में चल रही है और हमें भुगतान करना है और वो पैसा हमारा फर्म का कम पड़ रहा है, लाभ कम पड़ रहे हैं, संपत्ति कम पड़ रही है, तो वयस्क साझेदारों को अपना व्यक्तिगत रूप से भी वो जिम्मेदार होते हैं और उसका भुगतान करने के लिए वो दायी रहते हैं। परंतु माइनर यहाँ दायी नहीं होता है, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना। केवल माइनर का वो अंश जो संपत्ति और लाभ अगर कोई दिया जा रहा है तो उस वही केवल दायी होगा। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा माइनर के राइट्स और माइनर के ड्यूटी कहाँ पर है, ये हम लोगों ने पूरा समझ लिया। एक बात बताओ, समय ऐसा है जो कभी रुकता नहीं, चलता रहता है। 30 की 5 में अब वही माइनर कितने साल का हो गया? 18 साल का हो गया। 1 जनवरी 2025 पे हम पहुँच गए हैं। ठीक है, जब वो माइनर 18 साल का हो गया तो क्या अब आप माइनर कहोगे? क्या अब उस पर माइनर के प्रोविज़न लगेंगे? नहीं, अब उस पर जो प्रोविज़न लगेंगे वो किसके लगेंगे? मेजर के, क्योंकि वो 18 साल का हो गया। तो धारा 30 की 5 में जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है, ठीक है, उसे 6 महीने का समय दिया जाता है यह निश्चित करने के लिए कि उसे फर्म में साझेदार बनना है या साझेदार नहीं बनना है। अगर वो 6 महीने के अंतर्गत कोई भी नोटिस देके नहीं बताता है तो 6 महीने समाप्त होने पे उसे स्वतः फर्म का साझेदार मान लिया जाएगा। अगर वो कहता है कि हाँ मुझे फर्म में क्या बनना है? साझेदार बनना है। यहाँ पे कह रहा है मुझे क्या बनना है? पार्टनर बनने का ऑप्शन सेलेक्ट करा, तो धारा 30 की धारा 7 पिक्चर में आती है। और वो कहता है कि मुझे पार्टनर नहीं बनना है, मना कर रहा है, तो धारा 30 की 8 पिक्चर में आती है। चलिए, तो अभी हम देखते हैं धारा 30 की 7 और धारा 30 की 8 क्या कहती है। मैंने अभी आपको क्या बताया था? धारा 30 की 5 के अंतर्गत ही उसे कितने माह का समय दिया जाता है? 6 माह का समय दिया जाता है। और वह 6 माह का समय में अगर कोई सूचना नहीं देता है तो फिर वो फर्म में भागीदार मान लिया जाता है। नाउ अगर वो कहता है मुझे फर्म में पार्टनर बनना है, तो धारा 30 की 7 हमारे सामने पिक्चर में आती है। और अब वो जब फर्म में पार्टनर बन ही गया है तो याद रखना 5% का जो लाभ वो यहाँ पे लेता हुआ आ रहा था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी वो 5% का लाभ बना रहेगा। इंक्रीज हो सकता है पर डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, नाउ दूसरी बात, यहाँ पे आपने देखा था उसकी जो ड्यूटीज़ थी वो कैसी थी बेटे? सीमित थी। पर यहाँ पे कैसी हो जाएंगी? असीमित हो जाएंगी, यानी अनलिमिटेड हो जाएंगी। उसकी लाइबिलिटी कैसी हो जाएंगी?
अनलिमिटेड हो जाएंगी उसकी लाइबिलिटी। और ये लाइबिलिटीज़ उसकी जो अनलिमिटेड होती हैं तब से होती हैं जिस दिन वो फर्म में एज ए माइनर शामिल हुआ था। यानी कि अगर हम बात करें, कब की बात करें, 1 जनवरी 2024, अगर जिस दिन ये शामिल हुआ था इस दिन से अगर फर्म में कोई लाइबिलिटीज़ थी तो वो लाइबिलिटीज़ जो चलते हुए आ रही हैं उसके लिए वो इस दिन जिम्मेदार बन जाएगा जब वो कहता है कि मुझे फर्म में पार्टनर बनना है। नाउ अब उसे हम दिवालिया भी घोषित कर सकते हैं, पर एक माइनर को दिवालिया घोषित नहीं कर सकते क्योंकि उसका अपना व्यक्तिगत कोई दायित्व नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसे दिवालिया भी घोषित कर सकते हैं। धारा 30 की 8 की बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है अगर एक माइनर कहता है मेजॉरिटी की एज में आने पे 30 के 5 में कि मुझे पार्टनर नहीं बनना है तो वो एक नोटिस देगा और फर्म से चला जाएगा। ठीक है, नोटिस देने के बाद उसे फर्म में माइनर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कहने का भाव ये है। और अपना जो भी क्या था उसका हिस्सा था उसे लेगा, अगर उसका हिस्सा नहीं मिलता है तो वो वाद दाखिल कर सकता है। अपने हिस्से के लिए ध्यान में रखना धारा 48 के अकॉर्डिंग ही विभाजन किया जाएगा। आई होप हम एक टॉपिक लेकर के चले थे, ये टॉपिक में आपको मैंने पूरा बताया कि एक साझेदारी का निर्माण कैसे होता है, साझेदारी के निर्माण के लिए किन 5 आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है, करार क्या होता है, अनुबंध क्या होता है। संक्षिप्त में हमने इन सारी बातों का यहाँ पे वर्णन किया और साथ ही आप लोगों को ये भी बताया कि एक अवयस्क की साझेदारी फर्म में क्या स्थिति होती है। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।